चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में ऐसा कुछ आपको कह रखा है कि एक मैग्नेट है, उसके लिए गिवन है कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 12। लेंथ जो गिवन है वो है 12 और उसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है कैपिटल एम। और आपको पूछा है कि अगर इसको मिड पॉइंट में से ब्रेक कर दे, इसको दो पार्ट में क्या कर दे डिवाइड कर दे, तो आपसे पूछा है कि जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो आपके पास क्या होगा, और ये पूछा गया है कि जो पोल स्ट्रेंथ होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन सी m/2 एंड स्मॉल m। और किसी का कुछ आंसर? सी। बेटा इसमें डाउट तो नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? ठीक है। अब इसी के अंदर आपसे ऐसा कुछ पूछा होता कि एक्सिस के अलोंग अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते, एक्सिस के अलोंग इसको क्या कर देते दो पार्ट में डिवाइड कर देते, तो उस वाली सिचुएशन में जो आंसर होता वो क्या हो जाता, चेंज हो जाता है ना। जैसे अगर देखो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको ऐसा कुछ कह दिया है कि ये जो मैग्नेट है इसको जैसा कि कह रखा है कि इसकी जो लेंथ है 12 और इसको यहां से ब्रेक कर रहे हो, क्लियर है। तो इस वाली सिचुएशन में अगर बात करें मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखते हो स्मॉल m इनटू जो लेंथ होती है कितनी 12। अब देखो यहां से अगर आपने ब्रेक कर दिया तो एक जो पार्ट बचा उसके लिए जो लेंथ है वो कितनी है l है, तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा स्मॉल m इनटू l। तो m डैश होगा वो पहले का कितना हो जाएगा हाफ। m डैश जो होगा न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो पहले का हाफ हो जाएगा। और इसी में आपसे अगर कुछ ऐसा पूछा होता कि ये जो मैग्नेट है इसको इस एक्सिस के अलोंग कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो मैग्नेट था इसकी लेंथ 12 थी और मैग्नेटिक मोमेंट m था, तो ये जो एक पार्ट बनेगा इसका m डैश कोई बता सकता है कितना होगा? m ही रहेगा, क्लियर है। क्योंकि अगर इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप लेंथ से डिवाइड कर रहे हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो l/2 है ना, और यहाँ एक्सिस के अलोंग अगर डिवाइड करोगे तो चीजें वही रहेगी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो तो क्या गिवन है, a magnetized wire of magnetic moment capital M is bent into an arc of a circle of angle 60 degree, then the new magnetic moment is। फिर आपको चार ऑप्शन गिवन है 2m/π, सेकंड है m/π, थर्ड है 3√3m/π और फोर्थ है 3m/π। इससे पहले जो अपन ने क्लास में क्वेश्चन किया था कि कोई भी एक रॉड है जिसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट m है और उसको सेमी सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट करते हो, तो वहां पे आपके पास रिजल्ट आ रहा था 2m/π ऐसा कुछ, क्लियर है। इस बार ऐसा दे रखा है कि सेमी सर्कुलर आर्क नहीं है, वो एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। भाई जनरल एंगल कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो आपको बताना है कि उस मैग्नेट के लिए न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना। बेटा ट्राई कर रहे हो या फिर सॉल्व करें इसको? ओके कुछ स्टूडेंट है उनका आंसर आ गया है डी ऑप्शन 3m/π। क्लियर है। उन दोनों जो आप आर्क बना रहे हो उन दोनों जो पोल स्ट्रेंथ है उनको आपस में मिला लो, है ना। और फिर जो भी आप ट्रायंगल वगैरह चूज करना हो θ/2 लेके sin θ यूज कर लेना, और एंगल तो पता ही है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? लास्ट ऑप्शन 3m/π, डी ऑप्शन। बेटा इसमें डाउट तो नहीं है?
चलो डाउट है, सॉल्व करते हैं। कुछ स्टूडेंट का डाउट है, चलो देख लेते हैं। देखो आपको ऐसा कुछ दे रखा है कि एक मैग्नेट है, उसको आपने पहले ये वाला मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है। ठीक है, चाहो तो 2L भी ले सकते हो। पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, M है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M कितना हुआ, M इंटू L, M इंटू L। अब क्या हुआ कि इसको आपने एक ऐसे आर्क में कन्वर्ट कर दिया जिसका जो एंगल है वो कितना है, ये वाला 60 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पे मैं कंप्लीट मैग्नेट नहीं बना रहा हूँ, बनाना चाहो तो बना लो कुछ इस तरीके से। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये आपके पास एन पोल है, ये वाला एस है, चाहो तो प्लस एम और माइनस एम ये भी यूज कर सकते हो। तो आपको क्या चाहिए कि जैसे ही आपने इसको इस फॉर्म में बैंड कर दिया तो एम डैश जो भी होगा वो क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ तो वो ही रहेगी स्मॉल एम, और ये वाली साइड चाहिएगी आपको। क्लियर है? तो मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेता हूं, ये एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना, 30 डिग्री। क्लियर है? तो यहां से देखो कि ये अपन मान लेते हैं x कोई भी जनरल, तो ये भी x है और ये भी कितना है, x। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगी, स्मॉल इंटू 2x, क्योंकि टोटल जो लेंथ आ रही है दोनों पोल के बीच में वो कितनी है, 2x। क्लियर है? अब देखो एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पे आपने जो L लेंथ है उसको आपने कन्वर्ट करके कुछ ऐसा बना दिया है। क्लियर है? तो लिख सकते हो कि ये जो लेंथ होगी वो लेंथ कितनी होगी, ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक सेक्शन डिवाइड कर लेता हूं, ये P, Q और ये S। क्लियर है? तो यहाँ पे एंगल कितना है, पाई बाय 6। ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 इक्वल्स टू आर्क कौन सा हो जाएगा, QS, और रेडियस मान लो इसके अंदर कितनी है, R है। क्लियर है? और एक चीज बताओ तो आर्क जो मिलेगा आपको QS वो कितना मिलेगा, कोई बता सकता है? ये कंप्लीट जो रॉड थी उसकी लेंथ L थी, इक्वल एंगल से डिवाइड किया है इसको, L/2। सिंपल सी बात है, ये कंप्लीट L है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, L/2 L/2। तो यहां से रेडियस आपको कुछ मिलेगी, कितनी मिलेगी देखो तो, R इक्वल्स टू आर्क 6 बाय पाई इंटू L/2। तो ये आ गया आपके पास 3L/पाई, 3L/पाई। अब आपके पास रेडियस तो है सही ना, R की वैल्यू तो आ ही गई आपके पास। अब आप सिंपली कौन सा फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि आपको ये वाला चाहिए x। क्लियर है? तो यहाँ पे हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, और ये प्रोसीजर करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो, दोनों ही मेथड है ना। तो अब देखो यहां से साइन थीटा यूज कर लो, साइन 30 इक्वल्स टू x बाय आर। क्लियर है? तो x इक्वल टू आर साइन 30 कितना, 1/2। तो x कितना आ गया, r/2। x कितना आ गया, r/2। तो x की वैल्यू आ गई ना, और r भी अपने पास कितना है, 3L/पाई। r है उसकी वैल्यू भी है, तो ये सब कुछ यहाँ पे पुट कर लो। क्लियर है? तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो हो जाएगा 3m/पाई। ठीक है, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बची है वो एक बार चेक कर लेना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो तो एक बार क्या गिवन है कि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है इस सिस्टम का। एक बार पोल देख लो, ये N S S N N और S है, और आपको आइडेंटिकल लेने हैं तीनों जो मैग्नेट है। अज्यूम कर लो क्या है, आइडेंटिकल है, मींस पोल स्ट्रेंथ देख लो या फिर लेंथ वगैरह वो भी क्या है, सेम है। तो क्या होना चाहिए, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0। बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे कंप्लीट एक ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है? सभी की डायरेक्शन। अच्छा एक चीज बताओ,
अगर आपको इसमें ये ns नहीं होता, इसको मैं sn दे दूं, n है उसको मैं क्या दे दूं, s दे दूं, और जो s है उसको मैं n दे दूं, तो उस वाली सिचुएशन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा होता तो क्या बताते भाई? ये कंप्लीट है, तो यहाँ पे आप बना सकते हो कि कंप्लीट सा ट्रायंगल बनेगा, जो वेक्टर लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उस कंडीशन में क्या होगा, 2m। बेटा डी ऑप्शन नहीं बताओगे, डी ऑप्शन भाई यहाँ √2m बता रहे हो, इसका मतलब दो मैग्नेट है उनके बीच में 90 डिग्री एंगल थोड़ी है जहां पे आप रिजल्टेंट बता रहे हो, है ना? वेक्टर लॉ से ही देख लो, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो एक की डायरेक्शन देखो किस तरीके से होगी, इस तरीके से, इस तरीके से, और अपोजिट ऑर्डर में देखो, ये ऐसे, ये n है, तो अपोजिट ऑर्डर कौन सा होगा, ये वाला, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, m प्लस m। क्लियर है? कितना हो जाएगा, 2m। अगर ऐसा कुछ होता कि n की जगह पे s होता और s की जगह पे क्या होता, n पोल होता, तो आंसर क्या हो जाता, 2m, सेकेंड ऑप्शन। अदरवाइज जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? क्योंकि कंप्लीट एक ही साइड से बन रहा है, देखो इस तरीके से, ये भी आगे एरो इस तरफ जा रहा है और ये वाला एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर है? चलो, डाउट तो नहीं है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका एक और फॉर्मूला होता है, m वेक्टर इक्वल्स टू I इंटू a। ये भी लिख सकते हैं, किसी भी सर्कुलर कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट आप लिखते हो NIA, इसके बारे में कुछ पता है क्या? तो एक बार थोड़ा सा बता दो कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका एक फॉर्मूला NIA ये भी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हो तो वहां पे आपने बहुत सारी फ्रेम ली होगी, 2D 3D, है ना? उनकी डायरेक्शन वाइज बताया होगा, आई कैप, डी कैप और के कैप की फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट, है ना? तो वहां पे कोई भी सर्कुलर रिंग हो, जो कॉन्सेप्ट अपने पास ये है कि अगर मान लो सर्कुलर रिंग हो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो, n हो, और उसमें करंट फ्लो हो रही हो I, करंट फ्लो हो रही हो I, और उस रिंग के लिए एरिया कितना हो, A हो, तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, NIA। जैसे कि देखो ऐसा कुछ था कि ये सर्कुलर रिंग है जिसमें कुछ करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, और नंबर ऑफ टर्न्स अपन अज्यूम कर लेते हैं कितने हैं, n है, और करंट है वो I है, और जो रेडियस है वो R है। क्लियर है? तो मैग्नेटिक मोमेंट आप क्या लिखते थे, n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I इनटू एरिया। एरिया में हो सकता है कि सर्कुलर रिंग हो या फिर हो सकता है कोई स्क्वायर हो। क्लियर है? और ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्यूब हो, जैसे ऐसी भी कोई सिचुएशन हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये क्यूब गिवन है आपको, यहाँ से करंट आ रही है और यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ से इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो आपको बताना हो कि सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछा हो, तो क्या बताओगे ऐसे केसेस में? कोई बता सकता है? अगर मान लो क्यूब हो आपके पास और यहां से करंट आ रही हो और करंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और फाइनली इस वाली एंड से, इस जंक्शन से बाहर जा रही है करंट, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखते थे, 0, है ना? मींस वहां पे अपन ये कॉन्सेप्ट लेते थे कि अगर कोई भी एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, एक कोई भी ऐसी बॉडी है, मींस क्लोज सर्किट है या फिर क्लोज सिस्टम है, तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था, 0। तो बस ये बताना था कि मैग्नेटिक मोमेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NIA। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या गिवन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। A coil carrying current I has a radius R and number of turns N. It is rewound so that radius of new coil is R by 4 and carrying current I. The ratio of magnetic moment of new coil to that of the original coil is, फिर चार ऑप्शन गिवन है, 1, 1/2, 1/4 and 1/8।
कैसे करेंगे? ऑप्शन सी। बट एक बार चेक करो तो ऑप्शन सी आ रहा है क्या? बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सभी से हो गया या फिर सॉल्व करें? डाउट है? चलो देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक सिंपल कॉइल है, उसकी रेडियस कितनी है, आर है, और करंट फ्लो हो रही है आई, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने, स्मॉल है। ठीक है, अब जो न्यू कॉइल बनाई है वहां पे उसकी रेडियस आपने कितनी रखी है, r/4, करंट सेम है। तो एक चीज बताओ, जब रेडियस आपने कम कर दी तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे या बढ़ेंगे? ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे। पर रेडियस आपने कम कर दी तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यू कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। तो देखो इसके अंदर सबसे फर्स्ट अपन ऐसा लेते हैं कि आपके पास जो कॉइल है उसमें n टर्न्स है। ठीक है, और करंट जो फ्लो हो रही है I, तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखोगे, N I, और एरिया जो है वो कितना यूज करोगे, पाई r स्क्वायर। पहले की जो रेडियस है वो r ही तो है। क्लियर है? अब इसने क्या कहा कि इसी से आपने एक दूसरी कोई कॉइल बना ली जिसकी जो रेडियस है वो कम है। न्यू नंबर ऑफ टर्न्स अपन कैलकुलेट करेंगे, अज्यूम कर लेते हैं n डैश। क्लियर है? और रेडियस कितनी है, r/4। रेडियस जो है न्यू कॉइल की वो कितनी है, r/4। अब एक चीज बताओ कि टोटल जो लेंथ है उस वायर की, जिससे कि n टर्न्स बने होंगे, वही लेंथ सेकेंड वाली कॉइल के लिए भी है। तो लेंथ के लिए अगर बात करें तो एक अगर सर्कमफेरेंस है तो उसमें कितनी लेंथ कवर होती है, 2πr, और n टर्न्स है, और कितने टर्न्स है, n टर्न्स है। तो इसका मतलब इसके पास जो टोटल लेंथ होगी वो हो जाएगी n इंटू 2πr। क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर देखो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो क्या रहने चाहिए, दोनों में डिफरेंट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो लेंथ है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, इसमें जो लेंथ होगी वो कितनी लिखोगे कि सर n डैश इंटू 2πr, r की जगह पे कितना है, r/4, r की जगह पे कितना है, r/4। अब सोचो कि लेंथ तो सेम होनी चाहिए, तो इसको किसके इक्वल करोगे, n इंटू 2πr। क्लियर है? तो एक बार सॉल्व करो तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, पाई आर कैंसिल आउट हो गया, n डैश इक्वल टू 4n। बिल्कुल सही है। न्यू नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए, 4n। ठीक है, तो इस न्यू कॉइल के लिए न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखोगे, n डैश, करंट कितनी है a, और अगर एरिया की बात करोगे तो एरिया क्योंकि रेडियस r/4 होगी तो क्या लिखोगे, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है? अब एक बार वैल्यू रखो तो कितनी आएगी, m डैश इक्वल टू 4ni पाई r स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर कितना, 16। क्लियर है? तो 4 से ये डिवाइड कर लो 4 टाइम्स। अब एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो तो क्या दे रखा है, ni पाई r स्क्वायर, और यहां पे भी देखो ni पाई r स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं m डैश इक्वल्स टू m/4, m डैश इक्वल्स टू m/4। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली रेशियो वगैरह जो भी पूछा है आप आंसर बता सकते हो, बट रेशियो ध्यान रखना किसका रेशियो किसके रिलेटिव में पूछा है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1/4, सी ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या गिवन है देखो तो, 2 wires of same length are shaped into a square and a circle if they carry same current, ratio of magnetic moment is। करंट वगैरह सेम दे रखी है,
एक को आपने क्या कर दिया कि स्क्वायर बना लिया और एक को बना लिया सर्कल। तो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछा है। करंट दोनों में सेम है, बट जो उनका शेप है वो दोनों का डिफरेंट है। एक तो क्या है, स्क्वायर है ना, और एक क्या दे रखा है, सर्कल। स्क्वायर एंड सर्कल। सी ऑप्शन π/4। बेटा सभी से हो गया क्या? ऑप्शन सी, ठीक है। बेटा किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? सिर्फ यहाँ पे एरिया का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एल लेंथ आप अज्यूम करोगे तो स्क्वायर बनाओगे तो इक्वल लेंथ मींस कितना, l/4। क्लियर है? और सर्कल है तो उसके अकॉर्डिंग आप रेडियस कैलकुलेट कर लेना। l है वो ही कन्वर्ट होगा 2πr में, तो रेडियस देख लेना l/2π। क्लियर है? बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट तो नहीं है? ठीक, डाउट है? चलो देखो, उनके भी डाउट है वो एक बार देख लो। यहाँ पे पूछा क्या है, जैसे देखो आपके पास एक वायर है, क्लियर है? लेंथ क्या है, l है, और इसको आपने एक बार ऐसा मानो, वैसे तो दो वायर गिवन है, तो एक का क्या बना लो, सर्कल बना लो, और एक का क्या बना लो, स्क्वायर। क्लियर है? एक चीज बताओ, ये लेंथ l है, तो जब स्क्वायर आप बनाओगे तो ये चीज पता है कि उसके अंदर डायमेंशंस क्या रहेगी, सेम। तो ये साइड भी कितनी, l/4, और ये वाली साइड भी l/4। क्लियर है? तो अब मैग्नेटिक मोमेंट के लिए भाई नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है। क्लियर है? करंट क्या बताइए, सेम है, I इंटू एरिया। स्क्वायर के लिए जो एरिया होगा वो क्या होगा, l/4 का स्क्वायर। l/4 का स्क्वायर, इसको मैं नाम दे देता हूं m2 स्क्वायर के लिए। और अगर रिंग के लिए आप बात करोगे, सर्कल के लिए, तो m1 कितना होगा, करंट तो सेम है, और यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा, πr²। r क्या है, इसकी रेडियस। r के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बट ये चीज तो पता है कि जो l लेंथ है वो ही कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 2πr के अंदर। जो l लेंथ है वायर की वो ही कन्वर्ट हो रहा है 2πr के अंदर। तो क्या लिखोगे, l इक्वल्स टू 2πr, तो r आपके पास आ गया कितना, l/2π। r कितना आ गया, l/2π। ये वैल्यू रख लो, तो m1 कितना आ जाएगा, I l/2π का स्क्वायर। क्लियर है? अब देख लो कैलकुलेशन क्या होगी, m1 इक्वल्स टू I इंटू पाई l² बाय 4π स्क्वायर, एक पाई कैंसिल आउट हो गया, और इन दोनों का आप रेशियो देख लो, क्योंकि यहां से देख लो ये 16 होगा और यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो 4 तो बचेगा, है ना? तो आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो यहाँ पे क्या गिवन है, टू इक्वल and unlike poles placed 5 centimeter apart in air attract each other with a force of 14.4 into 10 raised to power minus 4 Newton. How far from each other should they be placed so that the force of attraction will be 1.6 into 10 raised to power minus 4 Newton? Means यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्टेंस बतानी है जहां पे फोर्स पहले जो 14.4 into 10 raised to power minus 4 लग रहा था,
अब कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। 15 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? एक बार चेक करो तो। देखो यहाँ पे ध्यान से 14.4, ये भी 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 है ना। कैलकुलेशन थोड़ा देखना, 1 मिनट का टाइम है बेटा, कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट तो नहीं है किसी को? क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट तो नहीं है? आंसर 15 सेंटीमीटर आ रहा है। बेसिकली आपको फोर्स के लिए क्या करना है, डिस्टेंस पूछा है ना, तो रूट ले लेना है दोनों के, है ना, तो वहां से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थे जो अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट किया था उसके क्वेश्चन, और फोर्स से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन थे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो अपन ने जैसा कि कहा कि कोई भी मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो वहां पे अगर बात करें तो कुछ फील्ड लाइंस होगी जो उस मैग्नेट से बाहर निकलेगी और दूसरे मैग्नेट पे जाएगी, और वहां पर क्या लगाएगी, उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, क्योंकि उसके लिए जरूरी नहीं है कि दोनों मैग्नेट क्या होने चाहिए, आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए, है ना। तो देखो सबसे फर्स्ट अगर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है कि आपके पास जो मैग्नेट है उसके अंदर जो आपने एक पोल N बनाया है, एक पोल S, या फिर इसके लिए +M पोल स्ट्रेंथ और इसके लिए -M। तो पहली प्रॉपर्टी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट के बाहर की तरफ जो डायरेक्शन रहती है वो रहती है N2S, और अगर बात करते हैं मैग्नेट के अंदर की तरफ डायरेक्शन तो वो क्या रहती है, S2N। मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में रहती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, पहली चीज। अब देखो सेकेंड पॉइंट कि आपके पास अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया कोई भी जनरल पॉइंट P पे, और ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी और ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, तो एक चीज बताओ कि कहीं पे भी जैसे सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जैसे ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि पर्टिकुलर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की आप डायरेक्शन किस तरीके से बताते हो कि उस पॉइंट के ऊपर क्या बना लो, टेंजेंट ड्रॉ कर लो, क्लियर है। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये अगर फर्स्ट इस वाले लाइन के लिए बात करूं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आना चाहिए, इस वाली डायरेक्शन में, और दूसरी जो ये वाली लाइन है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरी डायरेक्शन में आना चाहिए। बट अगर बात करें इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास अगर लेके जाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर दो डायरेक्शन वो शो करेगा। एक निडल है वो एक ही इंस्टेंट के ऊपर दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकती है,
क्लियर है? मींस एक ही पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर सकती है। क्लियर है? अब देखो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा ही सरफेस के नॉर्मल बाहर निकलती है। जैसे अगर बात की जाए, ये मैंने बताया n और ये वाला s, तो अगर मुझे बताना है तो सरफेस की क्या निकलती है? नॉर्मल कुछ इस तरीके से, फिर लूप कुछ इस तरीके से ऐसा बनाती है। क्लियर है? जैसा आप वहां पे पढ़ते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वहां पे यही चीज कहते हो कि जो पोटेंशियल फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो सरफेस के क्या होती है? नॉर्मल होती है। और इसी के अकॉर्डिंग आप ये चीज प्रूव भी करते हो कि E इज इक्वल टू आपके पास जो रिलेशन आता है माइनस dV/dr। क्लियर है? तो आप ऐसा कहते थे कि सर पोटेंशियल जो होता है वो किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए कांस्टेंट है। पोटेंशियल जो है वो एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए क्या है? कांस्टेंट। और इसके साथ साथ एक चीज और आती थी कि कोई भी एक कंडक्टर हो, होलो कंडक्टर, तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वहां पे बात करते हो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, चाहे वो आप सेंटर पे ले लो या फिर सरफेस तक के बीच में पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? जीरो। तो सेम प्रोसीजर जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सेम चीज यहाँ पे भी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के क्या होती है? नॉर्मली होती है। सरफेस की क्या होती है? नॉर्मल होती है। क्लियर है? चलो अब देखो इसके अंदर, बेटा इस पॉइंट में डाउट तो नहीं है? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पॉइंट में से किसी पॉइंट में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलो फोर्थ प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है उनका जो नेचर रहता है वो इस तरीके का रहता है कि आपस में, जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, परमानेंट मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट या नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसके अंदर तो अपन ने कहा था कि जो आयरन चिप्स होती है वो कहाँ पे मैक्सिमम उनकी जो डेंसिटी रहती है वो कहाँ पे ज्यादा रहती है? दोनों जो पोल्स होते हैं वहां पे ज्यादा होती है, या तो एन पोल की तरफ होगा या फिर एस पोल की तरफ, दोनों पे ज्यादा रहती है। बट अगर बात करते हैं कि बीच वाला रीजन, बिल्कुल अट्रैक्शन तो होता ही है क्योंकि फील्ड लाइंस होती है वहां पे भी, लेकिन उनकी डेंसिटी जो होती है वो सबसे कम रहती है। क्लियर है? तो अगर बात करें कि उनकी जो डेंसिटी होती है मैक्सिमम जो मिलती है आपको, वो कहां पे मिलती है? पोल्स पे। मैक्सिमम जो डेंसिटी मिलेगी फील्ड लाइंस की वो सबसे ज्यादा कहां पे मिलती है? पोल्स पे। इसी वजह से जो आयरन चिप्स वगैरह है वो सबसे ज्यादा कहां पे अट्रैक्ट होते हैं? पोल्स के ऊपर होते हैं। अब देखो कि अगर इसके अंदर बात करें तो उनका जो नेचर रहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो किस तरीके का रहता है कि ये जो उस मैग्नेट के अंदर जो पोल्स की तरफ जब आती है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे बना रहा हूं कि ये नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है और फील्ड लाइन से वो उससे बाहर निकल रही है, ठीक है, कुछ ऐसा ही मैं बना लिया और यहाँ पे ये चीज बना ली। क्लियर है? तो अब इसके अंदर अगर बात की जाए तो इन पोल्स के ऊपर वो आपस में उनकी जो क्लोजनेस रहती है, फील्ड लाइंस होती है वो बहुत पास पास में होती है। बट अगर बात करें इस वाले रीजन में, जो ये ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पे फील्ड लाइंस का जो नेचर रहता है वो अपने आप को एक्सपैंड करती है। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्या करती है? कंप्रेस करती है। मींस कम एरिया के अंदर उनकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी। बट अगर बात करें इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो वो फील्ड लाइंस होती है वो ज्यादा डिस्टेंस तक होती है, एक दूसरे को एक्सपेंड करती है। क्लियर है? इसीलिए जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बनाते हो तो उनके लिए डेंसिटी कहां पे बनाते हो? दोनों जो पोल्स है वहां पे ज्यादा बनाते हो। बट अगर इस वाले, इसके ऊपर वाले रीजन में आपको कहा जाए तो उनके बीच में आप क्या रखते हो? काफी ज्यादा डिस्टेंस रखते हो। क्लियर है? तो ये भी इसके अंदर एक डिफरेंस मिलता है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जैसे अगर दो मैग्नेट है उनके बीच में अगर बात करें कि ये वाला एक मैग्नेट ले लिया और एक मैग्नेट आपके पास ये वाला है, जैसे नॉर्थ और ये भी नॉर्थ है, ये साउथ मान लो, ये भी साउथ मान लो,
क्लियर है? तो जैसा कि कहा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो n से कुछ फील्ड लाइंस होगी वो बाहर निकलेगी, यहां से भी n से फील्ड लाइंस होगी वो क्या करेगी, बाहर निकलेगी कुछ इस तरीके से। तो उन दोनों मैग्नेट के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। क्या बोलते हैं, नल पॉइंट, जहां पे बी नेट जो होता है, बी नेट वेक्टर, वो कितना मिलता है, 0। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्सिस के ऊपर हो या फिर इक्वेटर पे हो। क्लियर है? वो मैग्नेट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि दोनों मैग्नेट है वो दोनों एक्सिस के ऊपर लिए है, तो जो नल पॉइंट मिलेगा वो भी कहां मिल रहा है, यहीं पे मिल रहा है। क्लियर है? अगर मान लो दोनों वर्टिकल फेज में लिए होते तो नल पॉइंट होता, वो परपेंडिकुलर एक्सिस में मिलता है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि दो मैग्नेट है, उनके बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। मींस वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? तो ऐसा अपन कह सकते हैं, जिसको उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाँ, किसी ने पूछा कि दोनों मैग्नेट है बहुत पास पास में रखे गए, तो उनको अरेंज किस तरीके से करोगे। तो एक चीज बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करती नहीं है, पहली चीज। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को आप पास में भी लेके जा रहे हो तो उनका इंटरसेक्शन होगा नहीं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। भाई दो मैग्नेट है, उनके बीच में रिपल्शन होता क्यों है, क्योंकि दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी लेकिन इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। जितना आप, इसीलिए क्या होता है कि जब दो मैग्नेट के इक्वल जो लाइक पोल्स होते हैं उनको आप पास पास में लाने की कोशिश करते हो, कितना भी एफर्ट लगा लो, क्लियर है, तो वो एक दूसरे की तरफ बिल्कुल पास में नहीं आएंगे। आप एफर्ट भी लगाओगे तो वहां से जिस लाइन में आप दोनों को अलाइन करना चाहते हो वहां से वो शिफ्ट हो जाएगा कोई ना कोई मैग्नेट। क्लियर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हमेशा डिस्टेंस पे ही होना कोई जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेट अगर पास में भी है फिर भी इंटरसेक्शन वहां पे नहीं मिलेगा, ना तो वो इंटरसेक्ट करेगी, हाँ उसके बीच में ऐसा पॉइंट बिल्कुल होगा जहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है? हाँ, किसी ने ऐसा कुछ कहा कि सर ऐसा कहो कि अगर मान लो कि उनके लिए अपन जो पोल्स है उनकी पोलैरिटी को चेंज कर लेते हैं, मींस एन पोल और एस पोल के लिए अगर बात करते हैं। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, एन और एस पोल के लिए बात करोगे तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पे देखो एन और ये वाला क्या हो गया, एन पोल। क्लियर है? तो इनका जो रीजन है फील्ड लाइंस का वो भी किस तरीके से है, तो यहां से फील्ड लाइंस इस तरफ एंटर हो रही है, सेम चीज यहां पे क्या हो रही है, एंटर हो रही है, और यहां से एग्जिट हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे का अपोज नहीं कर रही है, देखो, और यहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे को अपोज थोड़ी कर रही है, डायरेक्शन अपोजिट थोड़ी है। क्लियर है? हाँ, नहीं यहाँ पे नल पॉइंट एग्जिट नहीं करेगा। एक चीज बताओ, आप खुद ही बताओ, जब अपन क्वेश्चन करते थे कहते थे कि सर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो 0 कहां पे होगा, कि भाई छोटा वाला जो चार्ज होगा मैग्नीट्यूड वाइज उस तरफ होगा। तो उनके बीच में कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक जो फोर्स है वो 0 मिलता था क्या, जो ये जो लाइन होती है पॉजिटिव वहां नहीं मिलता था ना। तो सेम केस मैग्नेट के केस में है। क्लियर है? बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये क्रिएट हो जाता है कि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पॉसिबल थे दोनों अलग अलग, बट यहाँ मैग्नेटिक के साथ तो ये है कि एक अगर पॉजिटिव है तो साथ में अपने साथ साथ नेगेटिव भी लेके आएगा वो। क्लियर है? ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम जो प्रॉपर्टी वहां मिलती है ऐसी की ऐसी यहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो अब देखो ये जो अपन ने डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर अपन डिस्कस करते, जैसे इक्वेशन, जैसे मान लो आपको ऐसा कुछ पूछा जाए, मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड ही मैं पूछ लेता हूं। जैसे आपको ऐसा कुछ दे रखा है कि एक मैग्नेट है, उसकी लेंथ कितनी है, एल है, और पोल स्ट्रेंथ जो है वो प्लस एम और ये माइनस एम में लिख रहा हूं, मतलब समझ गए होंगे, एक पोल एन है और एक पोल एस है। ठीक है, अगर मैं इसका शेप जो है वो मैं चेंज कर लेता हूं कुछ इस तरीके का,
इससे मैंने क्या बना लिया, एस बना लिया। क्लियर है? ये जो मैग्नेट है यहाँ पे मैं ऊपर कुछ बना नहीं रहा हूं, जैसे मान लो चलो ये भी बना लिया, ऐसा कुछ। क्लियर है? तो अब आपको अगर पूछा जाए कि ये जो सिस्टम बना, इसके लिए एम वेक्टर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, कैलकुलेट कर सकते हो? आपने जो वेक्टर फॉर्म में बताना है, जल्दी से कैलकुलेट करके बेटा बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। टू ml/5 j कैप। बेटा प्लस जे कैप आ रहा है, माइनस जे कैप आ रहा है? प्लस जे कैप। ओके, तो सभी लोग कर पाए क्या? बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो लेंथ है वो 5 पार्ट हुआ है ना, देखो तो 1 2 3 4 एंड 5, तो l/4 इस तरीके से लेके करना है, ऐसे ही किया है ना। और फिर चलो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये n है, ये s है, ठीक है, तो ये s है मेरे पास, ये n। क्लियर है? इसी तरीके से क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है, ns sn, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, छोटे छोटे मैग्नेट्स बना लो इसके अंदर, छोटे छोटे क्या बना लो, मैग्नेट बना लो। अब वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। पहले की डायरेक्शन क्या है, ये वाला। क्लियर है? माइनस आई कैप में आएगा। तो बात समझ में आ रही है क्या? जो फर्स्ट जो मैग्नेट ऊपर वाला बना उसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आई कैप में। अब दूसरे के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन बना लो, माइनस जे कैप में, दूसरे के लिए प्लस आई कैप में आएगा, तीसरे के लिए इस तरीके से आएगा, और चौथे के लिए क्या हो जाएगा, और ये एस है ना, तो इस तरीके से। क्लियर है? और ये ध्यान रखना कि जो लेंथ है वो सिर्फ l/2 लेना है। किसी ने कहा कि सर अगर इसी के अंदर मैं ऐसा करूं कि डायरेक्टली दोनों जो पॉइंट है उनको ही मिला लेता हूं। किसी ने ये पूछा कि मान लो कि ये और ये दोनों पॉइंट है, इनको आपस में क्या कर लूं, मैं मिला लूं और इफेक्टिव लेंथ देख लूं, इफेक्टिव लेंथ देख लूं, तो उससे कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लॉजिक बता सकते हो बेटा? क्योंकि अपन ने तो एल इफेक्टिव जनरली एल हो या फिर और कोई भी दूसरा शेप हो तो अपन एल इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या इस केस में अपन एल इफेक्टिव से कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो एक बार करके देखो, अगर नहीं कर सकते तो रीजन बताओ क्यों नहीं कर सकते। जो डायरेक्शन है वो बेटा क्या हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, वो वेक्टर फॉर्म है। वहां तो आप रिजल्टेंट के तरीके से ट्रीट कर सकते थे, पर ऐसा नहीं कि मैं ये सोचूं कि सर ये भी l/2 ले लूं, ये l/2 ले लूं, सॉरी l/5 ये फिर से l/5, फिर हाइपोटेनियस वगैरह कैलकुलेट करूं। क्लियर है? और वैसे भी समझ में आता है कि सर आप डायरेक्शन, चलो ठीक है आप कह रहे हो सर सॉल्व करेंगे, बट ये बताओ कि डायरेक्शन कैसे बताओगे भाई? वहां पे अगर पूरे को बैंड अगर कर रहे हो, एक चीज बताओ कि अगर मान लो इसी को मैं कंप्लीटली बैंड कर देता हूं, मैंने ये बना लिया, इससे पहले भी किसी ने शायद ऐसा कुछ पूछा था कि सर एन और एस पोल दोनों को मिला लिए, कुछ इस तरीके से जबरदस्ती अपन ने कर दिया, चलो ठीक है बात समझ में आती है। इसका अब मैं पूछूं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या बताओगे? जीरो। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कोई भी एक क्लोज सिस्टम होता है, यहाँ पे ये वो वाला केस नहीं है जहां पे सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो हो रही है, वो दूसरा केस है।
भाई करंट की फॉर्म में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप बनाते हो, चाहते आप सिलेंड्रिकल शेप में कोई ऑब्जेक्ट है उसमें करंट फ्लो हो रही है, कोई कोन ले लो, ओवरलैप कर दे तो बेटा ओवरलैप कैसे, जैसे बेटा ओवरलैप जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं आपने पूछा है, अगर मान लो ऐसा कोई सिस्टम हो कि इसी के अंदर मैं पूछूं कि ये मैग्नेट ऐसे है, ये मैग्नेट ऐसे है, ये एन है, ये एस है, यहाँ पे एन और एस इस तरीके से, क्लियर है, एक दूसरे पे ओवरलैप, या फिर ऐसा सिस्टम है तो वेक्टर की तरह ट्रीट कर लो, क्लियर है, सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर लो, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या कर लो, माइनस कर लो, क्लियर है। इसमें और भी सिस्टम बन सकते हैं, एल शेप वगैरह। अच्छा एक चीज बताओ, इसी को अगर मैं ऐसा करता हूं कि जरूरी तो नहीं है ऐसा ही कुछ बनाओ, अगर मैं एल बना लेता हूं, बना सकते हैं ना, दिक्कत थोड़ी है, एल शेप बना लो ऐसा, क्लियर है। अब इसके लिए पूछा आपसे कि नेट मैग्नेटिक डायपोल, हाँ बेटा आंसर है वो आपको कैलकुलेट, देखो तो एक डायरेक्शन वाइज देखो तो भाई इसको ऐड तो कर लोगे ना, लेंथ आपको पता है, पोल स्ट्रेंथ एम है, पोल स्ट्रेंथ कभी चेंज होने वाली नहीं है, तो विद डायरेक्शन आप लिखना आई कैप है, ये है माइनस जे कैप, ये प्लस आई कैप, आई थिंक ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, ये दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे, क्लियर है। तो ऐसे केस में 2ml 5 जे कैप माइनस ml 5 आई कैप, ठीक है, माइनस आई और माइनस जे में आएगा, क्लियर है भाई, दो तो कैंसिल, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो ये वाला केस हो, ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन वाइज देख लो, या फिर एल शेप में हो, या फिर एल शेप में हो, तो उस वाली कंडीशन में भी सॉल्व कर सकते हैं ना, एल शेप में डाउट तो नहीं है, अपन आगे बढ़े क्या, चलो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा, अपन ने मेनली कौन कौन से टॉपिक फोर्स से रिलेटेड कंप्लीट किया है, मैग्नेटिक मोमेंट है उसके कुछ क्वेश्चंस किए और थ्योरेटिकली उसको कंप्लीट किया है ना। अब देखो कि आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे कि आप चार्ज के केस में क्या करते थे कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और उसके एक्सेस के ऊपर एक पॉइंट लेते थे पी पॉइंट, क्लियर है, क्योंकि ये डायपोल बनता था पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक डायपोल बनता था, उसकी वजह से इस पी पॉइंट पे कैलकुलेट करते थे, क्लियर है। अच्छा इसी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि जो इक्वेटर के लिए था, एक बार रिजल्ट बता सकते हो क्या, एक्सेस के लिए क्या रिजल्ट आता था, एक्सियल पॉइंट, यहाँ पे कंडीशन वगैरह ले लो कि जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है, तो क्या आता था 2 kp/r³, और इक्वेटर के ऊपर अगर बात करते थे तो कितना आता था kp/r³, है ना, दोनों का जो रेशियो होता था 1:2 होता था, है ना, और जनरल पॉइंट पे भी अपन cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में देखते थे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने दो केसेस एक्सियल या फिर इक्वेटर के ऊपर हो, तो वहां पे अपन डायरेक्शन लेते थे, वहां पे अपन क्या लेते थे, डायरेक्शन की, इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो सेम चीज, क्योंकि यहाँ तो आपने इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया था ना, लेकिन मैग्नेट के केस में तो ऐसी जरूरत ही नहीं है, भाई ये एन पोल है और ये वाला एस पोल है, क्लियर है, तो मैग्नेट के केस में इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक है प्लस एम और एक है माइनस एम, मींस बार मैग्नेट के एक्सिस के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना हो, किसी भी जनरल पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड कहां पे कैलकुलेट करना हो, इक्वेटर के ऊपर, नाम मैं दे देता हूं ई, क्लियर है, दो केसेस बन सकते हैं। चलो बेटा ये अपन जो एक्सेस और इक्वेटर वाला है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, है ना, टाइम भी अपने पास इतना ही बचा है, ठीक है। तो एक्सेस और इक्वेटर, बेटा आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, न्यूमेरिकल्स या फिर ऐसा कुछ कोई कॉन्सेप्चुअली, बेटा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।
चलो ठीक है बेटा, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।